हेलो स्टूडेंट्स। अब आ जाओ बच्चों एक्सरसाइज 5.2 में। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2। इसका मतलब ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका हमें क्या चाहिए, एक तो मॉडुलस चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, हमें आर्गुमेंट चाहिए। ठीक है, दिस इज 2। इसका हमें मॉडुलस आर्गुमेंट चाहिए। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड दी मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। हमें मॉडुलस निकालना, आर्गुमेंट निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 63। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन है -1 माइनस आयोटा रूट 3, z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। देखो मैं क्या है कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, वो बिल्कुल जैसे एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखा होता है वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने तुम लोगों को क्या बताया। सबसे पहले हमारे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, इसमें अगर रियल ऑफ z की बात करूं तो रियल ऑफ z क्या है, -1 लेस देन 0। एंड इमेजनरी z की बात करूं, इमेजनरी z क्या हमारा -√3। ये भी निगेटिव है, लेस देन 0 है। ठीक है, तो रियल z भी निगेटिव है, इमेजनरी z भी निगेटिव है। इसका क्या मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमें पता है ना, यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव, रियल पार्ट भी पॉजिटिव, इमेजनरी पार्ट भी पॉजिटिव। x हमारा क्या होता है निगेटिव और y क्या होता है पॉजिटिव। यहाँ पे x क्या होगा, ये भी निगेटिव, y क्या होगा, ये भी निगेटिव। यहाँ पे x क्या होगा पॉजिटिव एंड y क्या होगा निगेटिव। ठीक है, तो कौन सा केस चल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। इस केस में थीटा किसके इक्वल्स होता है, अल्फा के। यहाँ क्या होता है थीटा पाई माइनस अल्फा। यहाँ क्या होता है थीटा, इसका बस माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा माइनस पाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा के। ठीक है, और चलो tan ऑफ अल्फा क्या होता है, tan ऑफ अल्फा होता है मॉड ऑफ इमेजनरी z अपॉन रियल z। ठीक है, तो यहां से अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजनरी z अपॉन रियल z। ऐसे हो जाएगा, ये सब तो ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, और थीटा हमारा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे, लेट z बी एन एक्यूट एंगल। इसको मान लो मेथड 1 है। लेट z बी एन एक्यूट एंगल गिवन बाय z नहीं सॉरी, अल्फा बी एन एक्यूट एंगल गिवन बाय tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है मॉड ऑफ इमेजनरी z अपॉन रियल z। तो ये क्या हो गया, मॉड इमेजनरी z क्या हो गया -√3, रियल z क्या हमारा -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ मॉड ऑफ √3। अब मॉड के अंदर पॉजिटिव लिखा है तो क्या होगा, सीधे मॉड हट जाएगा √3। √3 को तुम क्या लिख सकते हो, tan ऑफ 60 डिग्री। तो क्या हो गया tan ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होता है π/3। तो हमें क्या मिला, tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan π/3। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई हमें π/3। ये आर्गुमेंट नहीं है, समझ में आ रही है बात, ये आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट तो थीटा है। हमने क्या किया है कि थीटा को अल्फा से कनेक्ट करके आर्गुमेंट निकालना है हमें। तो अभी तो आर्गुमेंट थीटा है और हमारा क्या है, z किस में लाई कर रहा है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थीटा जो कि आर्गुमेंट ऑफ z है वो क्या होगा, देख लो, अल्फा माइनस पाई। अल्फा क्या हमारा, अल्फा माइनस पाई, अल्फा क्या हमारा π/3 माइनस पाई, पाई कर दिया तो क्या हो गया ये -2π/3। ये जो -2π/3 है ये हमारा आर्गुमेंट ऑफ z है। ठीक है, अब मॉड ऑफ z बोल रहा है निकालने के लिए। तो मॉड ऑफ z क्या होता है, रूट अंडर रियल ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजनरी ऑफ z स्क्वायर। मॉड ऑफ z इज रियल ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजनरी ऑफ z का होल स्क्वायर। तो रियल z क्या हमारा -1, तो -1 स्क्वायर प्लस इमेजनरी z क्या हमारा -√3 तो स्क्वायर। तो एक तो आंसर यहां पे हमारा ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया।
एक तो आंसर ये हो गया -π/3। ये तो इसमें सिर्फ बोल रहा है ना कि मॉडुलस आर्गुमेंट निकालो, तो हमने आर्गुमेंट निकाल दिया थीटा। अब मॉडुलस हो गया, ये क्या हो जाएगा √(-1) 1 + 3, ये क्या हो गया √4, √4 इज 2। दूसरा हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पोलर फॉर्म में, क्वेश्चन में नहीं बोल रहा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर भी अगर तुम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर पोलर फॉर्म में अगर हमें मॉड z मिल गया, आर्गुमेंट मिल गया, तो एक लाइन में पोलर फॉर्म में लिख देंगे। पोलर फॉर्म क्या होता है, मॉड z ब्रैकेट में क्या लिखते हैं cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, तो क्या होगा मॉड z क्या हमने निकाला 2, cos थीटा हमने क्या निकाला -2π/3 प्लस आयोटा साइन क्या होगा -2π/3, ऐसे लिख लिया। अब हमें पता क्या है, ये हमारा हो गया आंसर, हो गया आंसर नहीं, ये हमारा पोलर फॉर्म में हो गया। देखो क्वेश्चन में नहीं बोल रहा पोलर फॉर्म में, हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, मैं खुद से लिख रहा हूं पोलर फॉर्म में। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, जो हमारा पोलर फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा 63 64। तो पोलर फॉर्म ऑफ z क्या हो जाएगा, यहां से पोलर फॉर्म ऑफ z का जो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, यहां पे क्या है 2, इसको देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, क्या होगा cos 2π/3। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस आयोटा साइन 2π/3। ये हमारा ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी हमारा सीधे क्या हो गया पोलर फॉर्म में आंसर आ गया। चाहो तुम ऐसे लिख लो, चाहो तुम क्या करो ऐसे लिख लो, ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर नहीं है ये तो मैंने ऐसे ही पोलर फॉर्म में लिख दिया, आंसर तो क्वेश्चन तो यही कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं मेथड 2, जो एनसीईआरटी वाला मेथड है वो बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। बहुत बच्चे जो होते हैं ना वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी का मेथड बता रहा हूं। एनसीईआरटी में क्या z का वैल्यू क्या हमारा माइनस आयोटा माइनस √3। ठीक है, सॉरी -1 - आयोटा √3। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा है। इसके बाद एनसीईआरटी क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं वो लेट जो रियल ऑफ z है उसको वो क्या लिखते हैं r cos थीटा। ठीक है, एंड जो इमेजनरी ऑफ z है उसको क्या लिखते हैं r sin थीटा। क्यों लिखते हैं ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ठीक है, रियल z क्या हमारा, यहां पे अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल ऑफ z क्या हमारा -1, एंड इमेजनरी ऑफ z क्या है, इमेजनरी ऑफ z इज -√3, ऐसे दे रखा है। तो रियल ऑफ z क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू r, और ये क्या हो गया cos थीटा, और इमेजनरी ऑफ z क्या हो गया -√3 इज इक्वल्स टू r sin थीटा। ये बिल्कुल मैं एनसीईआरटी वाला स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम 1² प्लस 2², दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, तो जब हम दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया -1², इसके भी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया तो क्या है -√3 का स्क्वायर, ऐड कर दिया। अब राइट हैंड साइड के दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो यहां से इसका स्क्वायर क्या होगा r² cos² थीटा, इसका स्क्वायर क्या होगा r² sin² थीटा। अब यहां से अगर हमने r² कॉमन लिया तो क्या हो गया cos² थीटा प्लस sin² थीटा विच इज ऑलवेज 1, जो कि हमारा किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो ये हो गया 1, ये क्या हो गया 3, यहां से क्या हो गया r², तो r² इज इक्वल्स टू 4। r क्या हमारा, r तो हमारा मॉड z है ना, मॉड z ही को तो r लिखते हैं, तो मॉड z का स्क्वायर क्या मिल गया 4, और मॉड z क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब कि इसका निगेटिव स्क्वायर रूट नहीं लेंगे। तो यहां से हमें क्या मिल गया मॉड z इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, एक तो मॉड z पूछ रहा था। देखो ये जो कैलकुलेशन इसने किया है ना, इतना बड़ा कैलकुलेशन एनसीईआरटी ने जो किया कैलकुलेशन, ये सिर्फ मॉड z निकालने के लिए किया है, सिर्फ और सिर्फ मॉड z निकालने के लिए किया है। तुम चाहते तो मॉड z तो एक ही लाइन में लिख लेते, मॉड z तो डायरेक्ट ही तुम लिख लेते √अंडर रियल z² प्लस इमेजनरी z², ऐसे ही मॉड z निकल जाता। रियल z का क्या होगा -1 का स्क्वायर 1, -√3 का स्क्वायर 3, तो ये क्या हो गया √4 2, यहीं पे मॉड z निकल गया।
अब इस मॉड ऑफ z को जो कि r के इक्वल है इसको डालो तुम यहां पे, तो cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। एनसीईआरटी ने क्या किया, ये इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बाद इसने निकाला मॉड z या r निकाला, ठीक है। उसके बाद इस मॉड z को फर्स्ट इक्वेशन में डाल के सेकंड इक्वेशन में डाल के साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालेगा। ये एनसीईआरटी कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने एनसीईआरटी का स्टेप फॉलो किया है तो ये सब मैंने किया। बट अगर तुम चाहते तो ये इसकी जगह डायरेक्ट मॉड z निकाल लेते, यहाँ से मॉड z निकल गया और मॉड z को डायरेक्ट तुम क्या करते, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में डालते तो सीधे तुम्हें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्यों निकालना चाह रहे हैं हम, इसलिए कि हमें आर्गूमेंट निकालना है, ठीक है। इस मेथड से तो मैंने आर्गूमेंट एक लाइन में निकाल दिया फॉर्मूले पे। अब अगर हमें एनसीईआरटी के मेथड से आर्गूमेंट निकालना है तो ये सब करना होगा, पहले कॉस थीटा कैलकुलेट करना होगा, फिर साइन थीटा कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो यहां से अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन एंड टू, तो कॉस थीटा क्या हो गया, यहां पे आर का वैल्यू 2 डालो तो कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 और यहां आर का वैल्यू 2 डालो तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा इज -√3/2, ठीक है। ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू, ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। अब हमें करना क्या है, अब हमें एक ऐसा एंगल, एक ऐसा, पहले उससे पहले भी देखो कॉस थीटा निगेटिव साइन थीटा निगेटिव। अब तुम ये देखो कि किस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों निगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो होगा नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा निगेटिव होता है, बट यहाँ तो साइन थीटा भी निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट भी खत्म हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट आओ, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा भी निगेटिव होता है, साइन थीटा भी निगेटिव होता है, इसका मतलब थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये इतना करने से ये से अच्छा क्या है कि यहाँ पे रियल जेड निगेटिव है और यहाँ पे इमेजिनरी z निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि z किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑब्वियस यहीं से पता चल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, बिकॉज रियल z निगेटिव है, इमेजिनरी z निगेटिव है, तो z को तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना ही है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि एक ऐसा एंगल थीटा खोजना है जिस थीटा पे कॉस थीटा का वैल्यू आ जाए -1/2 और साइन थीटा का वैल्यू आ जाए -√3/2, और वो थीटा किस में लाई करना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखो कैसे करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, कॉस थीटा क्या हमारा, देखो कॉस थीटा क्या हमारा -1/2 एंड कॉस थीटा -1/2 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये तुम पहले देखो, माइनस को ऐसे रहने दो। ये जो 1/2 है ना, एक ऐसा एंगल सोचो जिस पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचो जिस पर कॉस का वैल्यू 1/2 हो जाए, तो कौन सा एंगल है, 60 डिग्री, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इस कॉस के एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, तो फॉर्मूला एक होता है ना, कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कॉस पाई प्लस π/3। ऐसा लिखने पे क्या हो गया कि ये जो हमारा एंगल है ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में और ये इक्वल भी रहा, बिकॉज कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस π/3 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, कॉस 4π/3, ठीक है। तो ये जो एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब साइन थीटा हमारे पास क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है -√3/2, तो हमने इसको क्या लिखा, माइनस को रहने दिया, √3/2 एक ऐसा एंगल सोचा जिस पर साइन फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाए, जिस पर साइन फंक्शन का वैल्यू ऐसा एक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचा जिस पर साइन फंक्शन का वैल्यू √3/2 हो जाए, तो कौन सा है, 60 डिग्री है ना ये, तो उसको क्या लिखा, माइनस साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होगा, π/3। फिर हमें क्या करना है, साइन के आर्गुमेंट को थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन क्या लिख सकता हूं, पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3, बिकॉज साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये भी हो गया हमारा साइन 4π/3, ठीक है। अब बच्चों देखो ध्यान से, यहां पे हमें क्या चाहिए, यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखो, हमारा जो ये एंगल 4π/3 कैलकुलेट हुआ है ना, वो कैसे हुआ कैलकुलेट, वो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है थर्ड क्वाड्रेंट में, मान लो समथिंग यहां पे लाई कर रहा है, तो जो हमारा एंगल कैलकुलेट हुआ वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसे कैलकुलेट हुआ है। ये हमारा एंगल जो है 4π/3, ये जो थीटा है ना ये हमारा 4π/3 है, ठीक है। तो क्या हम 4π/3 को आर्गुमेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते,
क्यों? बिकॉज मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम कैसे चलेंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो हम एंगल कैसे लेंगे, क्लॉकवाइज। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो भी हम एंगल क्या लेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये तो हमारा एंगल क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज तो ले नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? एंटी क्लॉकवाइज हम नहीं एंगल ले सकते। ठीक है, हमें कौन सा एंगल लेना होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो हमारा जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है थर्ड क्वाड्रेंट में, हमें ये एंगल कैलकुलेट करना होगा। आ रही बात समझ में? अब इस एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता रहा हूं। ये जो हमारा होगा ना, ये हमारा जो थीटा एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो 4π/3 को हमने क्या लिखा है, पाई प्लस π/3, तो यहां से यहां तक तो पाई हो गया, तो ये एंगल क्या हो गया, π/3 हो गया। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3। ये जो एंगल है पाई माइनस π/3, बट रोटेशन क्या है हमारा, रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो एक माइनस यहां भी ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये जो एंगल है ना पूरा, ये आर्गुमेंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया, ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हो गया। मेरी बात आ रही है समझ में? तो अब इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे ऐसे तुम देखो ना कि मान लो कि ऐसे दे रखा है, ये हमारा एंगल, ये मान लो कि ये हमारा 60 डिग्री है, हमें ये एंगल चाहिए, तो इस एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल चाहिए, तो हम इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, थीटा मान लो कि अगर एंगल को बोलते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे तो ये तो आ जाएगा 120 डिग्री, बट रोटेशन क्या हमारा क्लॉकवाइज, तो एंगल नेगेटिव होना चाहिए, तो एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देख लो ये क्या आ जाएगा, -120 डिग्री, ये आ गया ना -120 डिग्री। समझ रहे हो बात को? तो हमें ये आर्गुमेंट ऑफ जेड हुआ। तो अब हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड ये देख लो, ये क्या हो जाएगा 2π/3, तो -2π/3। ये हमारा थीटा जो हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड हुआ, वो क्या हो गया -2π/3। ये हमारा आंसर हो गया दूसरा। एनसीईआरटी में ये सब एनालिसिस तुम्हें करना होगा, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने जो तुम लोगों को मेथड बताया, ऐसे ये भी कोई टफ नहीं है, जो मेथड बताया मैं हर एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि कहीं कोई भी कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं बचे। ये जो मैंने तुम लोग को फर्स्ट मेथड बताया, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल जो बताया है उसको फॉलो करोगे आंसर आ जाएगा। पहले मैंने क्या बोला कि जेड निकाल लो, सबसे पहले बोला tan अल्फा निकाल लो, tan अल्फा से तुम अल्फा की वैल्यू निकाल लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद देखो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, वो कैसे पता चलेगा, रियल जेड और इमेजिनरी जेड को देख के। थर्ड क्वाड्रेंट में तो अल्फा माइनस पाई, थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज माइनस अल्फा, नॉट अल्फा नहीं, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा किसके अल्फा के इक्वल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट किसके इक्वल होगा, पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो अल्फा माइनस पाई के, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस अल्फा के। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें ये सब एनालिसिस हमें करना होगा जो एनसीईआरटी वाला मेथड है। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि जो हमारा जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो किसके इक्वल दे रखा है, हमारा जेड दे रखा है -√3 प्लस आयोटा। अब इसमें देखो, इसमें क्या हमारा सॉल्यूशन में आ जाओ, z किसके इक्वल दे रखा है, -√3 प्लस आयोटा। तो यहां से रियल ऑफ z क्या हमारा, रियल ऑफ z है -√3, एंड इमेजिनरी ऑफ z क्या है, इमेजिनरी ऑफ z है 1। तो -√3 क्या है, निगेटिव है, 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो निगेटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, x हमारा निगेटिव एंड y हमारा पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, x निगेटिव y पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। देख लो x निगेटिव और y पॉजिटिव, इसका मतलब समथिंग यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए उसका, एक तो ये थीटा चाहिए और दूसरा क्या चाहिए हमें, इसका मॉड। मॉड का मतलब कि यहां से यहां तक ये इस पॉइंट को मान लो कि p पॉइंट है विच रिप्रेजेंट z कॉम्प्लेक्स नंबर, p पॉइंट रिप्रेजेंट z कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमें मॉड ऑफ z का मतलब क्या चाहिए, OP चाहिए। यही होता है मॉड ऑफ z, क्या होता है OP, तो होता है मॉड ऑफ z जिसको हम r बोलते हैं, और यही एंगल थीटा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। ये हमें चाहिए।
ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल। अल्फा को हमने क्या माना, एक्यूट एंगल माना। देन वी हैव हमें क्या पता चल रहा है, tan ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ इमेजिनरी z अपॉन रियल z। इमेजिनरी z क्या हमारा, इमेजिनरी z है 1 और रियल z क्या है -√3। तो ये क्या हो गया, अंदर होगा ये -1/√3, क्या होगा, मॉड ऑफ -1/√3। मॉड के अंदर निगेटिव होता है, उसको बाहर ला के हम पॉजिटिव बना देते, तो 1/√3। अब हमें एक ऐसा tan में एंगल सोचना है जिस पर tan फंक्शन का वैल्यू 1/√3 हो जाए, तो वो किसके इक्वल है, 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, tan π/6। तो यहाँ देखो tan π/6 tan अल्फा, तो अल्फा क्या मिल गया हमें, π/6। अभी ये आर्गूमेंट नहीं है, आर्गूमेंट तो अब हम निकालेंगे। तो यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि जो हमारा रियल z क्या है, जो कि रियल z है हमारा -√3 नेगेटिव है, एंड इमेजनरी z क्या है हमारा, इमेजनरी z जो कि 1 है, जो कि पॉजिटिव है। दिस इंप्लाइज दैट z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा जो कि आर्गुमेंट ऑफ z है वो किसके इक्वल होगा, क्या बताया सेकेंड क्वाड्रेंट में, इससे पहले क्वेश्चन में क्या बताया, पाई माइनस अल्फा की। ठीक है बच्चों, ये देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बताया, पाई माइनस अल्फा की। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, पाई अल्फा क्या हमारा -π/6, तो ये क्या हो गया 5π/6। तो ये हमारा जो हो गया ना आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको हमने थीटा बोला, जो कि हमारा 5π/6 है, ये आंसर हो गया। एक तो आंसर ये हो गया, दूसरा क्या बोल रहा है, मॉड z निकालो। तो मॉड z किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ z क्या होता है हमारा, मॉड ऑफ z जिसको हम r बोलते हैं, ये क्या होता है, √ रियल z का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी z का होल स्क्वायर, यही होता है ना। रियल z क्या हमारा, रियल z है हमारा -√3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी z क्या है 1 स्क्वायर। 3 + 1 √4 इज 2। तो मॉड z जो कि r के इक्वल है 2, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। एक तो आंसर ये हो गया, बोला था आर्गुमेंट निकालो, निकाल लिया। दूसरा क्या बोल रहा है, आर निकालो, वो भी निकाल लिया। अब जब हमने आर्गुमेंट और थीटा निकाल लिया है, मॉड निकाल लिया, तो पोलर फॉर्म में भी रख दो। पूछ नहीं रहा क्वेश्चन में, बट 1 सेकेंड में पोलर फॉर्म में भी आ जाएगा। तो पोलर फॉर्म ऑफ z क्या होगा, पोलर फॉर्म ऑफ z का पोलर फॉर्म क्या होता है, मॉड z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है ना। तो यहाँ पे मॉड z हमें क्या मिला है, मॉड z हमें मिला है 2, यहाँ पे डाल दिया कॉस, और आर्गुमेंट z क्या मिला हमें 5π/6, ऐसे लिख लो, प्लस आयोटा साइन 5π/6। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, निकाल दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 to 8। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। अब इनको पोलर फॉर्म में करना है, तो पोलर फॉर्म के लिए फिर वही काम, हमें क्या चाहिए होगा, हमें आर्गुमेंट चाहिए होगा, फिर क्या चाहिए होगा, हमें मॉड z चाहिए। तो मैं हर एक क्वेश्चन को ना दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन नंबर 3, z हमारा क्या है 1 - आयोटा। ठीक है, इसमें पहले मेथड नंबर 1 कर लिया हमने। चलो, तो रियल ऑफ z क्या हमारा, रियल ऑफ z 1 है, एंड इमेजनरी ऑफ z क्या हमारा, इमेजनरी ऑफ z है हमारा -1। तो इसका मतलब x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, y क्या हमारा निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव निगेटिव जो होगा हमारा, ठीक है, मैं ना एक पेज में लिख लेता हूँ, बार बार बच्चों ना लिखने से अच्छा क्या, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। देखो, x निगेटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस केस में थीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल। x निगेटिव y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, इस केस में थीटा, थीटा क्या हमारा, थीटा जो है वो है आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ z बोलते हैं। और यहाँ पे मॉड z
जो आर है जो कि हमारा है मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। थीटा हमारा आर्गुमेंट जेड, या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स हमारा रियल पार्ट है, वाई के हमारे इमेजिनरी पार्ट, दोनों पॉजिटिव होगा, तो फिर थीटा मीन्स आर्गुमेंट किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल है। ये भी चलो मैं लिख लेता हूं, tan अल्फा यहाँ पे क्या होता है, मॉड ऑफ इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड। तो यहां से अल्फा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, ऐसे लिखिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि यहां पे देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव थीटा अल्फा के इक्वल फर्स्ट क्वाड्रेंट, x निगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होगा, पाई माइनस अल्फा के। x निगेटिव y निगेटिव, रियल भी निगेटिव इमेजिनरी भी निगेटिव, तो थीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा माइनस पाई के, थर्ड क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव y निगेटिव, तो थीटा माइनस अल्फा के इक्वल होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा हमारा क्या है, आर्गुमेंट z बोलो या एम्पलीट्यूड ऑफ z बोलो, एक्स क्या, सॉरी एक्स क्या हमारा रियल ऑफ जेड, क्या है रियल ऑफ जेड है, वाई क्या हमारा इमेजिनरी ऑफ जेड है, ठीक है। मॉड ऑफ जेड को हम क्या बोलते हैं, आर, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। अल्फा कैसे निकालोगे, मॉड ऑफ इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, ठीक है। बस इसे तुम्हें फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो अब देखो ये बार बार लिखने से अच्छा क्या, मैंने एक जगह लिख लिया, बार बार मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। तो यहां पे हमारा क्या है, यहां पे हमारा एक्स पॉजिटिव मतलब रियल जेड, एक्स क्या हमारा पॉजिटिव, एंड इमेजिनरी जेड मीन्स क्या हमारा वाई निगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव किस क्वाड्रेंट में है हमारा, वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर ऐसे लिखेंगे, लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल, बी द एक्यूट एंगल। अल्फा को हमने एक्यूट एंगल मान लिया, तो फिर क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा हम क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ, हमेशा मॉड ऑफ इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड। तो मॉड ऑफ इमेजिनरी जेड क्या हमारा -1, रियल जेड क्या हमारा 1, तो क्या होगा मॉड ऑफ -1, तो मॉड ऑफ -1 इज 1, तो हमें tan अल्फा क्या मिला, tan अल्फा मिला 1, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई बाई 4। तो यहां से हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिली, पाई बाई 4। अभी ये आर्गुमेंट नहीं निकला है। अब देखो थीटा जो कि हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड है या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है, वो क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, माइनस अल्फा के इक्वल होता है, देख लो, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, माइनस अल्फा क्या मिला हमें, पाई बाई 4, तो ये हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ये जो हुआ ना हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये पहला आंसर आ गया। अब हमें मॉड जेड निकालना है, मॉड जेड तो सिंपल सा है, सॉरी, मॉड ऑफ जेड क्या होता है हमारा, मॉड ऑफ जेड होता है रूट अंडर रियल जेड स्क्वायर, रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का होल स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर रियल जेड, तो रियल जेड क्या हमारा, रियल जेड है हमारा 1, तो 1 स्क्वायर, इमेजिनरी जेड क्या है -1, तो -1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 किसके इक्वल होगा, √2 के। तो मॉड ऑफ जेड जिसको हम आर बोलते हैं, ये आ गया हमारा √2, ठीक है। अच्छा बच्चे, ये मैंने इसको आंसर लिख दिया ना, ये आंसर नहीं है, सॉरी, ये तो सिर्फ अभी हमने थीटा निकाला है। आंसर हमारा क्या होगा, इसका जो पोलर फॉर्म होगा ना वो आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा √2 आ गया, आंसर नहीं है। अब जो हमारा पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म जेड का क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉड जेड क्या मिला हमें, √2, कॉस थीटा में क्या मिला है, पाई बाई 4, पाई बाई 4 नहीं, -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। ये हमारा आंसर अब हुआ जाके, ये आंसर हो गया। एक तो ऐसे भी लिख सकते हो, फिर दूसरा क्या होता है, √2 हमें पता है ना, यहां पे लिखता हूं मैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पे कॉस ऑफ माइनस थीटा को अगर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस π/4
और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन π/4। ये भी आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये अब जाके हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों मेथड नंबर 1। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर ऐसे करोगे ना तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस मेथड से करोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनसीईआरटी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा वो भी मैं करके दिखा दे रहा हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट कोई नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन का कोई भी स्कोप नहीं बचना चाहिए। मेथड 2 ये एनसीईआरटी वाला मेथड है, बिल्कुल मैं एनसीईआरटी के मेथड को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। एनसीईआरटी क्या करेगा वो बता रहा हूं। एनसीईआरटी सबसे पहले लिखेगा z। एनसीईआरटी क्या करेगा, लिखेगा इसको z हमारा है -1 - √3 आयोटा। उसके बाद एनसीईआरटी लिखेगा लेट रियल z को मान लिया -1 है r cos थीटा, तो यहां से रियल z क्या हो गया -1 एंड इमेजनरी z क्या हो गया, इमेजनरी z हो गया, सॉरी कुछ मैं गलत लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज 1 - 3, सॉरी। z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सॉरी z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 - आयोटा, तो यहाँ पे रियल z क्या हो गया, रियल z हो गया 1 एंड इमेजनरी z क्या हो गया, इमेजनरी z हो गया -1। अब एनसीईआरटी क्या बोलेगा, इसको बोलेगा कि लेट रियल z जो 1 है इसको लिख दिया इसने r cos थीटा। ये कहाँ से आया ये भी बता चुका हूँ मैं तुम लोगों को। और जो हमारा इमेजनरी z है -1 इसको क्या लिख दिया r sin थीटा। इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें करना है फ्रॉम 1² + 2², दोनों को स्क्वायर कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले होगा स्क्वायर, तो हो गया 1²। इस इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करो -1²। यहाँ क्या होगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, ऐसे हो गया। इससे r² कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। cos² थीटा प्लस sin² थीटा होता है 1, तो r² बच गया। और ये 1 + 1 2, तो r² = 2। तो यहां से r की वैल्यू हमें क्या मिल गई √2। अब ये आंसर नहीं आया है, ये तो सिर्फ हमने mod z निकाला, mod z = r √2। ये सब इतना काम करके इसने एनसीईआरटी ने मॉड निकाला है, ठीक है। अब क्या करो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, अब क्या करो ये जो r की वैल्यू है ना √2, 1 और 2 में डाल दो। यहाँ जो 1 दिख रहा है ना हमें, यहाँ पे r की वैल्यू क्या डाल दो √2 डाल दो, यहाँ भी √2 डाल दो। तो अगर यहाँ पे r का वैल्यू तुमने √2 डाला तो cos थीटा क्या हो जाएगा 1/√2 और sin थीटा क्या हो जाएगा -1/√2। तो cos थीटा क्या होगा, अगर तुमने यहाँ पे r का वैल्यू √2 डाला तो 1/√2 हो गया एंड sin थीटा क्या हो जाएगा 1/√2 एंड sin थीटा इज -1/√2। अब तुम ऐसे देखो, हमें तो ऑलरेडी पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में, ये हमारा z किस में लाई करेगा इन 4th क्वाड्रेंट, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। कैसे पता है, ये रियल z को हम क्या बोलते हैं x बोलते हैं। तो x हमारा क्या है, x हमारा पॉजिटिव है, y क्या हमारा नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में देख लो, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, हमारा है 4th क्वाड्रेंट में। तो हमें तो पता चल गया कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कोई भी एक पकड़ो cos थीटा, एंगल को कहां पहुंचाना है 4th क्वाड्रेंट में। cos थीटा किसके इक्वल है 1/√2 के, पहले तुम इस एंगल को सोचो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा थीटा निकालो जिस थीटा पर कॉस फंक्शन का वैल्यू आ जाए 1/√2। तो कौन सा थीटा है, पहले एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचो π/4, तो लिख लिया cos π/4, ऐसे लिख लिया। अब cos π/4 लिख लिया, बट अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos, अब हमें एंगल किस क्वाड्रेंट में पहुंचाना है
एंगल हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे पहुंचा सकते हैं? एक तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या लगेगा, एक तो फॉर्मूला हमारा होता है कॉस पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा करेंगे तो ये किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस थीटा के। तो अगर पाई प्लस थीटा करेंगे तो ये तो हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 पाई माइनस थीटा। तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल। तो ये हमारा एंगल क्या पहुंच जाएगा, किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैंने थीटा का वैल्यू पाई/4 लिया तो कॉस क्या हो जाएगा, ये 2 पाई माइनस पाई/4। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, कॉस पाई/4 के इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 7 पाई/4। ठीक है, तो यहां से हमारा एंगल क्या हो जाएगा, इसको हम क्या, 7 पाई/4, 8 पाई माइनस पाई/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस पाई/4। अब कोई बच्चा पूछेगा कि इसी फॉर्मूले को यूज क्यों किया, इस फॉर्मूले को क्यों नहीं यूज किया। बेटा इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और दूसरी बात की कॉस पाई प्लस थीटा जो होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ये एंगल जो है हमारा ना, हमें ये थीटा किस क्वाड्रेंट में खोजना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमने अगर 2 पाई माइनस पाई/4 किया तो ये आ गया ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये डिस्टर्ब भी नहीं हुआ। ये देख लो कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब अगर 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, अगर ये नहीं पता है तो जाके एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आओ, तब तो प्रॉब्लम है। कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, चलो मैं यहां बता रहा हूं, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 पाई हमारा क्या है, इवन मल्टीपल है ना, पाई/2 का इवन मल्टीपल है। कैसे, बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू पाई/2। तो पाई/2 के साथ इवन लिखा है माइनस थीटा, तो पाई/2 के साथ इवन लिखा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये सब मैंने बता रखा है। ठीक है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो कॉस में रह जाएगा, कॉस थीटा ही रह जाएगा। अब 2 पाई माइनस थीटा यहां पे आता है 2 पाई, 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, सीधे कॉस थीटा। पाई/2 के इवन मल्टीपल पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, ये सब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऑलरेडी बता रखा है। तो ऐसे लिख लिया, तो यहां से हमें क्या मिल गया, कॉस ऑफ 7 पाई/4। ये किसके इक्वल मिल गया, कॉस थीटा के। तो यहां से थीटा क्या मिल गया हमें, 7 पाई/4, बट ये अभी आर्गुमेंट है नहीं। ठीक है, अब लिखते हैं साइन थीटा। ऐसे साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से तुम क्या कर सकते हो, आर्गुमेंट निकाल सकते हो। बट एक बार साइन थीटा का को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल है, -1/√2। इसको माइनस को छोड़ दो, पहले 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई/4, तो ये क्या हो गया, माइनस साइन पाई/4। अब फिर हमें क्या करना है, साइन के आर्गुमेंट को कहां पहुंचाना है, साइन के आर्गुमेंट को हमें पहुंचाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, लिखा साइन 2 पाई माइनस पाई/4। ऐसा करने पे ये साइन 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन पाई/4। थीटा का काम ये कर रहा है, तो अभी तक कोई डिस्टर्ब नहीं हमारा। ये क्या हो जाएगा, साइन 7 पाई/4। ये साइन थीटा का आ गया यहां से, तो यहां से भी हमें थीटा क्या मिल गया, 7 पाई/4। बहुत बच्चे बोलेंगे कि यही हमारा आर्गुमेंट है, अभी ये आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट तो अब हम निकालेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है ना कि 7 पाई/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आ गया, तो यहां पे अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि 7 पाई/4 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आ गया, तो 7 इंटू 45 डिग्री करके देखो क्या हो जाएगा, 315 डिग्री। 315 डिग्री कहाँ होगा, फोर्थ ही क्वाड्रेंट में होगा, बिकॉज हम एंगल ऐसे ले रहे हैं। अब देखो हम लोग आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे, हमारा 69, ये आर्गुमेंट जो होगा, अब ये एंगल जो 7 पाई/4 है वो कैसे लिया हमने, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ यहां लाई कर रहा है, तो ये एंगल आया हमारा 7 पाई/4। ये जो हमारा थीटा आया ना 7 पाई/4, बट हमें क्या पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल होता है तो हम कैसे जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड क्वाड्रेंट में तो भी एंटी क्लॉकवाइज, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्लॉकवाइज, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो भी क्लॉकवाइज, ऐसे हमें पता है। तो ये एंगल आया हमें 7 पाई/4। यहां पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो एंगल है ना, ये आया हमारा 7 पाई/4। बट हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट तो ये एंगल होगा ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस एंगल को हमने कैसे निकालना है, इस एंगल के लिए हमने क्या किया कि 2 पाई में से
क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये जो हमारा पूरा एंगल 2 पाई, उसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 7 पाई बाई 4। फिर उसको, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एक माइनस भी लगा दिया। आ रही है बात समझ में? अब देखो ये हमारा माइनस, ये क्या हो जाएगा 8 पाई माइनस 7 पाई, क्या हो जाएगा पाई बाई 4। तो देख लो अब ये आ गया माइनस पाई बाई 4, ये जो एंगल है ना ये आ गया हमारा किसके इक्वल हो गया, माइनस पाई बाई 4 के इक्वल हो। अब ये हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया। आ रही है मेरी बात समझ में? ये हमारा क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड। यही आया था ना माइनस पाई बाई 4 जब मैंने फर्स्ट मेथड से किया था सॉल्व, ये हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड हुआ। और जेड हमने क्या निकाल रखा है, जिसको आर बोलते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी यहां पे निकाल रखा है √2। तो हमारा रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या हो गया, ये बेटा मैंने ना एनसीईआरटी का मेथड फॉलो किया है। मॉड जेड ये हो गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉड जेड क्या हमारा √2 और कॉस थीटा में क्या मिला माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस पाई बाई 4। अब अगर हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, चाहो तो तुम ऐसे भी लिख दो, यहाँ पे भी यही भी आंसर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4, इस माइनस को बाहर निकाल दो, आयोटा साइन पाई बाई 4। ठीक है, ये आंसर हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर, ये एनसीईआरटी का मेथड था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा आई थिंक 3rd हो गया सॉल्व। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। जैसा मैंने बोला हर एक क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके तुम लोगों को दिखाऊंगा कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 3rd में नहीं सीख पाए तो 4th क्वेश्चन में सीख जाओगे, 4th में नहीं सीख पाए तो 5th में सीख जाओगे, किसी ना किसी क्वेश्चन में तो सीख ही जाओगे। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, 41.45, ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो।